हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे दो पॉपुलेशन जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें किसी भी एट्रीब्यूट के प्रपोर्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी हाइपोथेसिस लिखेंगे, उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्क्लूज़न कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट वी वांट टू कंपेयर। So we want to compare the hypothesis H naught such that P1 equal to P2 against H1 such that P1 is greater than equal to P2, H1 such that P1 less than equal to P2, H1 such that P1 नॉट इक्वल टू P2। हमारी H नॉट ये रहेगी, H1 इन तीनों में से कोई एक टाइप की होगी। या तो ये दोनों प्रपोर्शन बराबर होंगे, या फिर ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, या फिर ये प्रॉब्लम में कहा जाएगा कि बस दोनों बराबर नहीं है, या तो ये बराबर है या बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो P1 और P2 हैं वो हमारी पॉपुलेशन में किसी भी एट्रीब्यूट के प्रपोर्शंस हैं। सपोज हमारे पास कोई दो पॉपुलेशन है, दिस इज़ फर्स्ट पॉपुलेशन, दिस इज़ सेकेंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट अंडर स्टडी है उसकी प्रपोर्शन इस पॉपुलेशन में P1 होगी, इस पॉपुलेशन में P2 होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एट्रीब्यूट कहाँ से आ गया। आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट पढ़ा होगा, ये एट्रीब्यूट वहीं से आया है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी इंडिविजुअल में या तो होगी या नहीं होगी। मतलब हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे हाइट, वेट, ब्यूटी, जेंडर, स्मोकिंग, काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। जैसे हम लोग हाइट को मेज़र करते हैं कि किसी की हाइट कितनी है, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में। हम वेट मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ब्यूटी है तो उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ब्यूटी और अगली, ठीक है। जेंडर को मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर। स्मोकिंग में स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग। तो इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जैसे डिफेक्टिव आइटम होना, पुअर और रिच होना, पास फेल होना, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट होना, स्मोकर नॉन स्मोकर होना। किसी के पास भाई कार है, किसी के पास कार नहीं है, किसी के पास अपना मकान है, किसी के पास मकान नहीं है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई कॉफ़ी नहीं पीता। तो जब भी हम लोग प्रपोर्शन टेस्टिंग की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ इस टाइप के 2 डिसजॉइंट ग्रुप होने चाहिए, जिसमें एक ग्रुप में करेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करे, दूसरे ग्रुप में करेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं करे। सपोज़ हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारे बल्ब। सपोज़ ये हमारी कोई बल्ब की पॉपुलेशन है। बल्ब आप सब लोग जानते होंगे, सबके घरों में बल्ब होता है। तो ये बहुत सारे बल्ब्स की पॉपुलेशन है। तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक साइड में हम लोग रखते हैं डिफेक्टिव बल्ब जो ख़राब हो चुके हैं, एक साइड में हम रख दें नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ पर हम बल्ब के डिफेक्टिव होने के प्रपोर्शन या फिर उसके नॉन डिफेक्टिव होने के प्रपोर्शन की बात कर सकते हैं। तो प्रपोर्शन को बेसिकली हम लोग शो करते हैं P से, और P हमारा होता है X/N। अगर हम लोग डिफेक्टिव के प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं तो डिफेक्टिव आइटम या डिफेक्टिव बल्ब के प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं तो X जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव आइटम हो जाएगा और N हमारा टोटल नंबर ऑफ़ आइटम हो जाएगा। सपोज़ ये हमारा X यानी कि डिफेक्टिव नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव बल्ब है, ये क्या हो जाएगा आपका N-X। दिस इज़ नंबर ऑफ़ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा डिफेक्टिव का, अगर हमको प्रपोर्शन निकालना है तो वो हो जाएगा आपका X/N। अगर हमको नॉन डिफेक्टिव का प्रपोर्शन सपोज निकालना हो तो वो आपका हो जाएगा N-X/N।
n, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस p एंड इसको p डैश से शो करते हैं। तो प्रपोर्शन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली ये प्रपोर्शन क्या होता है। तो इस टेस्ट में इस पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है जो दो डिसजॉइंट ग्रुप्स से मिलकर बनी हो। सपोज़ हमारे पास ये दो पॉपुलेशन है, ये हमारी पॉपुलेशन 1 है, ये है हमारी पॉपुलेशन 2। इस पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो है आपका कैपिटल N1, ठीक है। इस पॉपुलेशन का साइज़ है N2। हम बल्ब वाले एग्जाम्पल की ही बात कर लेते हैं कि हमारी ये बल्ब की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1, ये पॉपुलेशन 2। इसमें N1 बल्ब हैं, इसमें N2 बल्ब हैं। इसमें कुछ बल्ब डिफेक्टिव हैं, कुछ नॉन डिफेक्टिव होंगे, इसमें भी कुछ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होंगे। सपोज़ इस पॉपुलेशन में जो हमारे डिफेक्टिव बल्ब हैं उनका नंबर है X1, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, और यहाँ पर जो हमारे डिफेक्टिव बल्ब हैं उनका नंबर हो जाएगा X2। तो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफेक्टिव का P1, जो कि हो जाएगा आपका X1 अपॉन N1, और यहाँ पर पॉपुलेशन प्रपोर्शन जो डिफेक्टिव आइटम्स का है वो हो जाएगा आपका P2 इज इक्वल टू X2 अपॉन N2। अब सपोज हमने इससे एक सैम्पल ड्रॉ करा, सैम्पल हमारा यहाँ पर लार्ज होना चाहिए। सपोज हमारे सैम्पल का जो साइज़ है, फर्स्ट पॉपुलेशन से हमने एक ये सैम्पल ड्रॉ करा है, सेकंड से ये सैम्पल ड्रॉ करा है, तो फर्स्ट पॉपुलेशन से जो सैम्पल ड्रॉ करा है उसका साइज़ है N1। सेकंड पॉपुलेशन से ड्रॉ करे गए रैंडम सैम्पल का साइज़ हो जाएगा N2। ये दोनों सैम्पल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग पॉपुलेशन के हैं, पॉपुलेशन भी इंडिपेंडेंट है। इस सैम्पल में भी कुछ डिफेक्टिव कुछ नॉन डिफेक्टिव आएंगे, इस सैम्पल में भी कुछ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आएंगे। तो अगर हमें डिफेक्टिव का प्रपोर्शन शो करना है तो वो हो जाएगा आपका स्मॉल p1 एंड यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल p2। तो जो स्मॉल p1 हो जाएगा वो अब सैम्पल के लिए है क्योंकि, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी X1 अपॉन स्मॉल N1 एंड स्मॉल p2 की वैल्यू सेकेंड पॉपुलेशन से जो सैम्पल निकाला गया उसमें जो डिफेक्टिव का प्रपोर्शन है। डिफेक्टिव यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, हमेशा नहीं होगा, जो भी सिचुएशन होगी वही आप यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आपका X2 अपॉन N2। तो ये हमारे हो गए सैम्पल में प्रपोर्शन, P1 कैपिटल P2 आपका था पॉपुलेशन में प्रपोर्शन। तो यहाँ ये तो बात हो गई आपकी प्रपोर्शन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की। तो जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या हो जाएगी, Z टेस्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो सैम्पल ड्रॉ करा है वो लार्ज है। ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रपोर्शन को टेस्ट करने के लिए आप लोग Z टेस्ट का यूज़ करोगे, लार्ज सैम्पल ड्रॉ करोगे। तो Z हमारा जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 माइनस p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय दिस इज P नॉट Q नॉट 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 हैज़ नॉर्मल 0 1। ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गई। अब क्योंकि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो अंडर H नॉट करते हैं। अंडर H नॉट करने का मतलब ये है कि हम H नॉट को सही मानते हुए अपनी सारी कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी आप लोग टेस्ट अप्लाई करोगे तो आप लोग हमेशा ये ध्यान दोगे कि आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो अपने H नॉट को सही मानते हुए करोगे। हमारी H नॉट में क्या दे रखा है, अंडर H नॉट क्या है, अंडर H नॉट दे रखा है कि P1 इक्वल टू P2, दोनों पॉपुलेशन में जो प्रपोर्शन है वो सेम है। तो ये वाला जो सेक्शन आपका है वो क्या हो जाएगा 0। तो अब हमारा Z कितना हो जाना है, Z हमारा हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P नॉट Q नॉट 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 सिंपल। यहाँ पर P1 ऐसे निकालेंगे, P2
ऐसे निकालेंगे। अब ये पी नॉट क्यू नॉट कैसे निकालेंगे, तो जो आपका पी नॉट है वो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2। हमने दोनों सैम्पल का कंबाइंड प्रपोर्शन निकाल लिया है। x1 फर्स्ट सैम्पल में जो डिफेक्टिव हैं और सेकंड सैम्पल में जो डिफेक्टिव है उनको कंबाइन कर लिया, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये आपका हो जाएगा पी नॉट, और क्यू नॉट क्या हो जाएगा, सिंपली 1 माइनस पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट निकल गया, क्यू नॉट निकल गया, P1 निकल गया, P2 निकल गया। N1 और N2 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने कितनी साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करा है। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी, सारे फार्मूलों की हेल्प से आप लोग ये कैलकुलेट कर लोगे, तो फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद आप क्या निकालोगे, अब Z कैलकुलेटेड। इस तरह से आप निकाल लोगे Z की वैल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे Z कैलकुलेटेड। दिस इज कॉल्ड Z कॉल। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ से Z कैलकुलेटेड की वैल्यू मिल जाती है। अब आप लोग करते क्या हो कि आप Z डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखोगे, वहाँ से अल्फ़ा% लेबल पर Z की टैबुलेटेड वैल्यू देखोगे। ये जो अल्फ़ा% है ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम या ऑब्जेक्ट दे रखा होगा वहाँ पर आपको ये कहा जाएगा कि आप 10% अल्फ़ा यूज़ करो, 5% यूज़ करो, या 1% या 2%, इस टाइप से आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अपने पास से किसी अल्फ़ा का यूज़ कर सकते हो। फिर आप ये बता दोगे कि आपने ये जो भी रिज़ल्ट दिया है वो 1% पर दिया है, या 2% पर, या 3% पर, 5%, 10%, जो भी। अगर प्रॉब्लम में दे रखा हो एज इट इज़ उसका यूज़ कर लो। उसका यूज़ करने का मतलब इस अल्फ़ा की हेल्प से आप लोग टेबल में Z की टेबुलेटेड वैल्यू देखोगे। जो भी अल्फ़ा दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो अपने पास से आप लोग कुछ यूज़ कर लोगे और उसको आंसर में मेंशन कर दोगे कि आपने जो भी रिज़ल्ट दिया है वो 5% या 10% पर दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, टेबल देखनी है। टेबल से जो भी वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं Z टैब्यूलेटेड। ठीक है, Z कैलकुलेटेड आपको मिल गया, Z टैबुलेटेड आपको मिल गया। ये तो हो गई आपकी कैलकुलेशन। अब आपको क्या करना है, अब बारी आती है कंक्लूज़न की, कि आप लोग क्या कौन तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की। ठीक है, फार्मूला यूज़ हो गया, हाइपोथेसिस हो गई, कैलकुलेशन हो गई। अब हम कंक्लूज़न कैसे निकालेंगे, तो कंक्लूज़न के लिए हम लोग कुछ केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं केस 1। हमने स्टार्टिंग में ये लिया था कि हमारी तो एक तो H0 थी और हमारी 3 टाइप की H1 थी। ठीक है, तो उसमें से हमारी एक H1, एक एक करके H1 लेंगे। तो सबसे पहले H1 हम ले लेते हैं। H1 हमारी है P1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू P2। सपोज हमारी H0 है P1 इक्वल टू P2। हमको टेस्ट करना है H1 P1 ग्रेटर देन इक्वल टू P2। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे कंक्लूज़न निकालेंगे, तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो Z डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो इस टाइप से होता है। ये आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, यहाँ 0 होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। ये आप जब आपकी ग्रेटर देन टाइप अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, मतलब ग्रेटर देन टाइप, तो उस सिचुएशन में आपका जो क्रिटिकल रीज़न है वो राइट हैंड साइड में बनता है। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल रीज़न हो गया। इस क्रिटिकल रीज़न का जो साइज़ है वो अल्फ़ा% होगा। अगर आपने 5% अल्फ़ा का यूज़ किया है तो इस पूरे 100% में से 5% रीज़न क्रिटिकल रीज़न कहलाएगा। 95% रीज़न आपका एक्सेप्टेंस रीज़न कहलाएगा। ये पूरा रीज़न, ये पूरा, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीज़न। दिस इज़ एक्सेप्टेंस रीज़न। अगर आप 10% अल्फ़ा का यूज़ कर रहे हो तो ये जो 10% है वो आपका क्रिटिकल रीज़न कहलाएगा। ये वाला जो रीज़न है ये आपका क्रिटिकल रीज़न होगा 10%, और जो 90% है ये पूरा, ये आपका 90% एक्सेप्टेंस रीज़न होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है अल्फ़ा का। तो इसको दोबारा से बना लेते हैं, काफ़ी गंदा हो गया ये, इसे समझ नहीं आएगा। तो ये है आपका Z डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ग्रेटर देन टाइप अगर आपकी H1 है तो आपका क्रिटिकल रीज़न हमेशा राइट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज़ थी, एक आपने निकाली है कैलकुलेटेड, दूसरी आपने निकाली है टेबल से टैबुलेटेड।
तो ये जो क्रिटिकल रीज़न है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट आपका होता है ये z टैबुलेटेड, ठीक है। जो z टैबुलेटेड है, सपोज इसकी वैल्यू 1.96 निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर हम 1.96 देख लेंगे, ठीक है। 1.96 या उसके आगे का जो रीज़न होगा वो क्रिटिकल रीज़न होगा, दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल रीज़न। ये वाला रीज़न आपका एक्सेप्टेंस रीज़न है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीज़न में आ रही है, मतलब सेट टैबुलेटेड से छोटी है, तब आप अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट करते हो। अगर आपकी जेड कैलकुलेटेड इस रीज़न में आ रही है तो अब आप अपनी एच नॉट को रिजेक्ट करते हो, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीज़न में आ रही है तो एच नॉट एक्सेप्ट होगी। अगर आपकी जेड कैलकुलेटेड क्रिटिकल रीज़न या रिजेक्शन रीज़न में जा रही है तो अपनी एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, सपोज इफ़ z calculated is less than z tabulated। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यू z टैबुलेटेड से छोटी है, यानी कि z कैलकुलेटेड आपका एक्सेप्टेंस रीज़न में आएगा, तो आप क्या कैसे करके अपने आंसर को लिखोगे, आप लिखोगे सिंस z calculated less than z tabulated, so it lies in acceptance reason. Thus we accept H naught at alpha percent level of significance। सिंपल, अगर z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z टैबुलेटेड होता तो क्या करते, आप लिखते सिंस z calculated is greater than z tabulated, so it lies in critical region, so we reject h naught at alpha percent label of significance। simple language, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है, जब ये छोटा है तो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगा, एक्सेप्टेंस रीजन में आएगा तो हम अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर ये बड़ा है, z कैलकुलेटेड बड़ा है, क्रिटिकल रीजन में जा रहा है, तो हम सिंपली लिख देंगे सिंस z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टैबुलेटेड, सो इट लाइज इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट एट अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये हो गया तब जब केस 1 H1 आपका P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। अब अगर उल्टा हो, P1 इज लेस देन टाइप हो, केस 2 की हम लोग बात किए लेते हैं। अगर आपका H1 है P1 इज़ लेस देन P2, तो उस सिचुएशन में आपका जो क्रिटिकल रीज़न है ये ज़ीरो है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। अगर लेस देन टाइप P1 मतलब लेस देन टाइप आपकी H1 है, तो उस सिचुएशन में जो क्रिटिकल रीज़न है वो लेफ़्ट में बनता है, ठीक है। ये जो रीज़न है ये अल्फा परसेंट होगा, ये जो वैल्यू है ये आपकी होगी z टैबुलेटेड, जो टेबल से आपने देखी है। अब आप इसको देखो, अब आप ये देखोगे कि जो आपने कैलकुलेट किया था वो किस रीज़न में आ रहा है, वो इस रीज़न में आ रहा है या इस रीज़न में आ रहा है, पूरी रेंज में कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा, या तो इस रीज़न में आ रहा होगा या इस रीज़न में आ रहा होगा। ये आपका हो जाता है पूरा एक्सेप्टेंस रीज़न। ये वाला जो है लाइन जहाँ हमने कर रखी हो जाता है आपका क्रिटिकल रीज़न। अब आप लिखोगे एफ z calculated is less than z tabulated। सपोज z कैलकुलेटेड छोटा है z टैबुलेटेड से, टैबुलेटेड ये रहा, अगर z कैलकुलेटेड छोटा है तो इससे भी पहले यानी कि यहाँ आ रहा होगा। जब यहाँ आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल रीजन में आ रहा है तो अपनी एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। इफ़ z कैलकुलेटेड इज लेस देन z टैबुलेटेड, दैट मीन्स इट लाइज इन critical reason, so we reject H naught at alpha percent
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिंपल। अगर ये इफ उल्टा होता तो z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबुलेटेड। अगर z कैलकुलेटेड बड़ा होता तो इससे बड़ा होता, यानी कि यहाँ कहीं आ रहा होता, यहाँ कहीं पर भी आ रहा होता, यहाँ पूरे इस पूरे में कहीं आ रहा होता। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, दिस एम्प्लॉयज दैट इट लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन। सो वी एक्सेप्ट h naught at alpha percent लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करके हम लोग को ये देखना है कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, और कैसे करके उसके कंक्लूजन को लिखना है। कैलकुलेटेड छोटा है तो ये, बड़ा है तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं केस 3 की। केस 3 आपका हो जाएगा P1 नॉट इक्वल टू P2 वाली सिचुएशन। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में आपका क्रिटिकल रीजन किधर बनेगा, क्रिटिकल रीजन जो है वो किधर बनेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका कर्व हो गया, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, हाफ इधर लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा और हाफ अल्फ़ा इधर लेंगे, मतलब ये वाला जो रीज़न होगा ये अल्फ़ा/2 होगा, और ये वाला रीज़न है ये भी अल्फ़ा/2 होगा। अगर अल्फ़ा आपका 5% है सपोज, तो ये आपका 2.5% और ये भी आपका 2.5% हो जाएगा। अगर अल्फ़ा आपका 10% है तो ये 5% और ये भी आपका 5% हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप लोग क्रिटिकल रीज़न दोनों साइड में बना लोगे। तो अब ये दोनों पॉइंट आपने टेबल से देख लिए, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस का z∆2, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा z∆2। अगर इफ z कैलकुलेटेड इज बिटवीन माइनस का z∆2 और z∆2, अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, मतलब z कैलकुलेटेड आपका यहाँ पर इस रीज़न और इस रीज़न के बीच में, ये आपका एक्सेप्टेंस रीज़न हो गया ना, ये आपका हो गया एक्सेप्टेंस रीज़न। और क्रिटिकल रीज़न यहाँ पर दो बनेंगे, एक ये क्रिटिकल रीज़न होगा और एक ये वाला आपका क्रिटिकल रीज़न होगा। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं लाई कर रही है तो आप अपनी h0 को एक्सेप्ट कीजिए। इफ़ माइनस z∆2 लेस देन z कैलकुलेटेड लेस देन z∆2, देन वी accept h0 at α% level of significance। ठीक है, and if z calculated is less than minus z∆2 or if z calculated is greater than z∆2, अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यू इससे छोटी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से छोटी है, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से बड़ी है, z कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस z∆2 या फिर z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z∆2, दोनों ही सिचुएशन में हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में लाई करेगी। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वी रिजेक्ट h0 एट α% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन सिंपली वी रिजेक्ट h0 एट α% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये कंक्लूज़न हो गया। आई होप ये इस पूरे वीडियो में मैं जो भी आपको पढ़ाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की हाइपोथेसिस, किस तरह से हम लोग प्रपोर्शन के हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट करते हैं। प्रपोर्शन निकालने के लिए किस टाइप, मतलब प्रपोर्शन के कंपैरिजन के लिए किस टाइप की पॉपुलेशन, हमारी दो डिसजॉइंट ग्रुप में डिवाइड होने वाली पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर नीड होगी। सैम्पल हमेशा यहाँ पर हमारा लार्ज होगा,
इंडिपेंडेंट होगा और हर सिचुएशन में कैसे करके हम लोग कंक्लूज़न देंगे। तो ये पूरा था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हों उनके साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।